Dear student, class 11th, subject biology. Dear student, chapter 2nd, biological classification. We are going to perform the revision. Dear student, revision करने जा रहे हैं. First question, biological classification का ये होगा कि what is the history of classification? Means human civilization या electrified human ने कब से biodiversity या different living organism को अरेंज कर उनकी सिस्टमेटिक स्टडी को स्टार्ट किया. डियर स्टूडेंट, यदि हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की हिस्टोरिकल व्यू को सर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि डिफरेंट प्लांट और एनिमल्स अलग अलग तरह से हमारी बेसिक नीड को पूरा करते रहे हैं. हम उन्हें अलग अलग अपनी ज़रूरतों के आधार पर, उनके प्रयोग और अनुप्रयोगों के आधार पर, उनका नॉमेनक्लेचर, उनकी स्टडी, उनके फीचर्स और उनको क्लासीफाई करते रहे हैं. हमें पहला एविडेंस वैदिक लिटरेचर में देखने को मिलता है. वैदिक लिटरेचर में एज अबाउट 700 to 800 प्लांट और 250 एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन देखने को मिला. इसके बाद नाम आता है उस प्राचीन मेडिकल साइंस की बुक का नाम है आयुर्वेद, जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को उनके स्पेशल सिग्निफिकेंस मीन्स कितना महत्वपूर्ण है और कितना यूज कहाँ पर होगा, इसके बेस पर उनको आयुर्वेदा में उनका डिस्क्रिप्शन मिला. आयुर्वेद के उपरांत हमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में प्लांट और एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन मिलता है. डियर स्टूडेंट, फादर ऑफ आयुर्वेद में लगभग डिस्क्राइब किए गए हैं 200 एनिमल और लगभग 400 प्लांट का. नाम आता है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का. इसके बाद नाम आता है वृक्षायुर्वेद का. वृक्षायुर्वेद में प्लांट या वेजिटेशन की मार्फोलॉजी के बेस पर कंपैरेटिव स्टडी परफॉर्म की गई और उनका नॉमेनक्लेचर किया गया. डियर स्टूडेंट, ये थी एंशिएंट टाइम की बात और 18th और 19th सेंचुरी यूरोपियंस के नाम रही. डियर स्टूडेंट, एनिमल्स को पहली बार क्लासिफाई करने का श्रेय एरिस्टोटल को जाता है. उन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिया एनिमलिया, व्हाट्स नेम, एरिस्टोटल की बुक हिस्टोरिया एनिमलिया में एनिमल्स को उनकी बॉडी में प्रेजेंट आरबीसी मीन्स रेड ब्लड कार्बोस्केल के बेस पर 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया. पहला मेजर ग्रुप था इनाइमा मीन्स इनमें ऐसे वर्टिब्रेट को इंक्लूड किया गया जो कि आरबीसी वाले थे, उनके ब्लड का कलर रेड था. जबकि सेकंड ग्रुप एनाइमा में इन वर्टिब्रेट्स को क्लासिफाई किया गया जिनमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं थी. यह डिस्क्रिप्शन एरिस्टोटल की बुक हिस्टोरिया एनिमलिया में देखने को मिलता है और इस बेस पर एरिस्टोटल को द फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया. प्लांट को पहली बार उनके नेचर के आधार पर 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया. ट्री, श्रब्स, अंडर श्रब्स और हर्ब्स. इनको इनके नेचर के बेस पर क्लासिफाई करने का श्रेय थियोफ्रास्टस को जाता है. उन्होंने इंक्वायरी इनटू प्लांट एंड कॉजेज ऑफ प्लांट, उनकी फेमस बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम में यह डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है. इसके बाद जॉन रे, जिन्होंने इस विशेष कॉन्सेप्ट प्रपोज किया. कैरोलस लीनियस, जिन्होंने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी में एंथर की प्रेजेंस के आधार पर सभी प्लांट और एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया. डियर स्टूडेंट, तो हम इतिहास पर नजर डालें तो हमें डिफरेंट लिटरेचर और साइंटिस्ट का सिग्निफिकेंस वर्क देखने को मिला. सेकंड क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, ये है व्हाट इज द 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से आप क्या समझते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, इनमें ऑब्जेक्शंस क्या हैं और ड्रॉबैक क्या हैं. डियर स्टूडेंट,
टू सिस्टम क्लासिफिकेशन में टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू किंगडम में डिवाइड किया गया। फर्स्ट प्लांट किंगडम, सेकंड एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में ऐसे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया जिनकी सेल वॉल, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट थे, क्लोरोफिल प्रेजेंस होने के कारण वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हो, जिनमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट हो, जिनमें मसल्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम या सेंस ऑर्गन्स एब्सेंट हो, जिनका रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च हो, जिनमें एक्टिव लोकोमोशन या ट्रांसपोर्ट के लिए एसेसरी ऑर्गन्स ना डेवलप हो, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति स्लो रिएक्शन देते हो। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट किंगडम में क्लासिफाई किया गया। मींस एल्गी, फंजाई, लाइकेंस, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सभी प्लांट्स को प्लांटी के अंदर कैटेगराइज किया गया। एनिमल किंगडम में क्लासिफाई किया गया, जिनमें सेल वॉल और वैक्यूल एब्सेंट थी, क्लोरोफिल एब्सेंट होने के कारण ये हेट्रोटॉपिक थे। एक्टिव लोकोमोशन के लिए इनमें एसेसरी ऑर्गन उपलब्ध थे, डिफरेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम और मसल वेल डेवलप थी। इनका रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च ना होकर ग्लाइकोजन था हो, इनमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एब्सेंट हो, ये रिफ्लेक्स एक्शन देते हो और इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति फास्ट रिस्पॉन्ड होता हो, तब हमें ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम किंगडम एनिमलिया में क्लासिफाई या इंक्लूड करते हैं। इसमें प्रोटोजोअन्स, इनवर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट को इंक्लूड किया गया। डियर स्टूडेंट, ये था टू किंगडम क्लासिफिकेशन या वायरस, यूग्लिना। इनको कोई जगह नहीं देता कि कहाँ क्लासिफाई किया जाए। फंजाई को प्लांटी में क्लासिफाई करें या एनिमलिया में, ये कंफ्यूजन बना ही रहा। क्लेमाइडोमोनास हो, स्पंज हो, लाइकेंस हो, माइकोप्लाज्मा हो, Dear student, after that टू किंगडम क्लासिफिकेशन की ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए आर.एस. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। मीन्स यह क्लासिफिकेशन डिफरेंट ड्रॉबैक्स को क्या करता है, कंसीडर करता है, और डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ जो कि ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है उनमें इस तरह का इंटीग्रेशन परफॉर्म करता है जिससे उनमें सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है। डियर स्टूडेंट, आर.एस. विटेकर ने फॉलोइंग नाम्स पर एनिमल्स को 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया। मीन्स पूरी की पूरी डाइवर्सिटी 5 किंगडम में क्लासीफाई हो गई। पहला बेस था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। मीन्स पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर। सेकंड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक है या हेट्रोट्रॉपिक। यदि वो हेट्रोट्रॉपिक है तो वो अपना एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड और उसका इंजेक्शन किस मैनर पर करता है, यह बेस माना गया। एक बेस और था लाइफ स्टाइल का। पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है या डिकम्पोजर है। मीन्स प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक is the nature of cell. Unicellular and multicellular is the body organization. Autotrophic and heterotropism is the mode of nutrition. Producer, consumer and decomposer are the role of lifestyle. इन बेस पर आर.एस. विटेकर ने पूरी डाइवर्सिटी को या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासीफाई किया। पहला किंगडम मोनेरा, इन्हें प्रोकैरियोट्स का किंगडम भी कहा जाता है या ये प्रोजीनोट्स भी कहलाते हैं। मीन्स क्यों इन्हें प्रोजीनोट्स कहा जाता है और क्यों यह प्रोकैरियोट्स का किंगडम कहलाते हैं, क्योंकि इस किंगडम में ऐसे ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया गया है जिनका नेचर प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक मीन्स हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, ऐसी सेल जिन पर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन्स या मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं, जिनका न्यूक्लियस बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के होता है। मीन्स विदाउट न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट न्यूक्लियस इज नोन एज इनसफिशिएंट न्यूक्लियस एंड दैट सेल इज नोन एज प्रोकैरियोटिक। मीन्स ऐसी सेल जिनमें मेम्ब्रेन से बने हुए सेल ऑर्गन्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोफिल एब्सेंट हो,
जिनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एब्सेंट हो, जिनका डीएनए हिस्टोन फ्री हो, ऐसी सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इस किंगडम के में ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया जिनमें फॉलोइंग कैरेक्टर फीचर्स अपीयर होते थे। मीन्स ऐसे एनिमल्स जिनकी सेल मेम्ब्रेन में सेल वॉल एब्सेंट हो और न्यूक्लियस इनसफिशिएंट हो, मीन्स जिसकी सेल प्रोकैरियोटिक टाइप की हो। ये यूनिसेलुलर होते हैं। इनकी सेल एक रिजिड सेल वॉल से पैक होती है। इनमें सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ये ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों नेचर के होते हैं। मीन्स ये है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों तरह का शो करते हैं। इसमें फ्लैजिला 9+2 के अरेंजमेंट में नहीं पाए जाते। इनमें यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिमिटिव टाइप का होता है। मीन्स इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को तो मिलता है, लेकिन स्पेसिफिक मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स या गैमेट प्रोड्यूस नहीं होते। इन्हें मोनेरा में इंक्लूड किया जाता है। सेकंड आता है प्रोटिस्टा। इन्हें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कहा जाता है। मीन्स देयर बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल बट द नेचर ऑफ सेल इज़ यूकैरियोट। मीन्स यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती हैं? ऐसी सेल जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन्स पूरी तरह डेवलप होते हैं एवं न्यूक्लियस फुली डेवलप होता है। मीन्स न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल फुली डेवलप होता है। उन्हें यूकैरियोट्स कहा जाता है। इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक में ये इनकी सेल यूकैरियोटिक होती है। ये मेनली वाटर हैबिटेट में रेसाइड करते हैं। इनका जो न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक मीन्स डाइवर्सिफाइड होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरह का परफॉर्म होता है। थर्ड वन इज़ द प्लांटी। डियर स्टूडेंट, प्लांटी के कैरेक्टरिस्टिक हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ किंगडम इज़ द फंजाई। डियर स्टूडेंट, फंजाई को किंगडम ऑफ मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर्स या मल्टी सेलुलर सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। Why they are called multicellular decomposers? Because these animals grow on dead and decay material. They decompose the complex material, release the energy and gain their nutrition. Means मोस्टली ये मल्टीसेलुलर और हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। डियर स्टूडेंट, इनके मेजर कैरेक्टरिस्टिक में इस किंगडम के सभी मेंबर सैप्रोफाइटिक पैरासिटिक नेचर के होते हैं। इनकी सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी होती है। इनकी बॉडी थैलस कहलाती है। व्हाट इज़ थैलस? इफ़ बॉडी इज़ नॉट कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएटेड इनटू कंस्टिट्यूएंट ऑर्गन्स, यदि कोई बॉडी अपने पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट रीजन में डिफ्रेंशिएट नहीं होती है तब उसे थैलस कहा जाता है। मीन्स फंजाई की बॉडी थैलॉइड होती है। ये थैलस छोटे छोटे हाइफी से मिलकर बने होते हैं और हाइफी के कॉम्बिनेशन से जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है उसे माइसीलियम के नाम पर जाना जाता है। फंजाई में रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है। यह वेजिटेटिवली, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल तीनों तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ये यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर तक हो सकते हैं। ये पैरासिटिक से डिसीज़ कॉजिंग एजेंट तक हो सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिस्ट यहाँ एम्ब्रॉय फॉर्म नहीं होता और एम्ब्रॉय इज़ नॉट फॉर्म आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट, लास्ट इज़ द किंगडम एनिमलिया। आप इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक होंगे? ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। कौन? एनिमलिया ग्रुप में इंक्लूड एनिमल्स। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेंसरी और नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है। रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल फॉर्म में होता है। डियर स्टूडेंट, अब हम मेरिट जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ विटेकर्स क्लासिफिकेशन। डियर स्टूडेंट, विटेकर के क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट किया गया है। मीन्स अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। यूग्लिना हो या क्लेमाइडोमोनास, स्लाइम मोल्ड्स हो या लाइकेंस, प्लांट हो या एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, इन सभी ऑर्गेनिज्म को
उनके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर सेपरेट किंगडम में क्लासीफाई किया गया है। फंजाई जो कि फिजियोलॉजिकली और मार्फोलॉजिकली अदर एनिमल से बहुत ही डिफरेंस शो करता है, इसे भी एक सेपरेट किंगडम में क्लासीफाई किया गया है। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. These factors are more fundamental than differences between plant and animals, which are the basis of two kingdom classification. Dear student, टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्लांट और एनिमल्स में डिफ्रेंशिएटेड था, जबकि विटेकर का क्लासिफिकेशन सेल के स्ट्रक्चर, बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर बेस होने के कारण ये ज़्यादा रिलायबल और फंडामेंटल है। डीमेरिट्स देखते हैं इस क्लासिफिकेशन की। Placement of some special unicellular algae in kingdom Plantae and some special unicellular fungi in kingdom Fungi is not accordance with the criteria followed by Whittaker. Whittaker ने कुछ स्पेशल एल्गी को प्लांट के साथ को तो कैटेगराइज किया, लेकिन स्पेशल फंजाई को प्लांट के साथ कैटेगराइज नहीं किया। यह अरेंजमेंट उनके क्राइटेरिया मिस व्हिटेकर के क्राइटेरिया पर फिट नहीं होता है। वायरसेस हैव नॉट बीन गिवन एनी प्लेस इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वायरसेस जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, इन्हें अलग से क्लासिफाई नहीं किया गया है। इस क्लासिफिकेशन में एल्गी को ब्लू ग्रेन एल्गी, प्रोटेस्टा और प्लांटी तीन अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, जो कि रिलायबल नहीं है। ऑर्गेनिज which is flexible lifestyle slime mold euglena, they are not categorized accordance with the criteria of Whittaker. So dear student, we have discussed the chapter second biological classification. Dear student, कुछ क्वेश्चन नोट करिए आप यहाँ से, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनुअल या अदर एग्जाम्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, why we need to classify the living organism? हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आंसर, यदि हम उनका सैंपल स्टडी करना चाहते हैं, उनकी मेरिट और डीमेरिट्स जानना चाहते हैं, एक लिविंग क्रिएचर्स का दूसरे लिविंग क्रिएचर से क्या इंटरलिंक है, उसका दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या इंटर रिलेशन है, यदि इन सभी को हम सिंपली ऑथेंटिकली जानना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, तब एनिमल्स को क्लासीफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन्स बाय बायोडाइवर्सिटी? बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मीन्स वेरियस फॉर्म। किसी एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ की हम स्टडी कर रहे होते हैं, वो एरिया हमारा रूम, हमारा होम, हमारा सिटी या हमारा स्टेट या हमारी कंट्री हो सकती है। वह पर्टिकुलर एरिया जहाँ की हम स्टडी कर रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में लिविंग स्पीसीज़ की कितनी स्पीसीज़ एक साथ इंटरकनेक्टेड होकर रेसाइड करती हैं और सरवाइव करती हैं, वह पर्टिकुलर नंबर उन लिविंग बींग्स का जो पर्टिकुलर एरिया में रेसाइड करता है, सरवाइव करता है, उसे क्या कहा जाता है? बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हमारे इंडस्ट्रीज़ या हमारे इकोनॉमिक जोन्स के लिए रॉ मटेरियल का वर्क करती है। जब हमारे पास डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिज्म उपलब्ध होते हैं, तब हम उनको अलग अलग टेक्नोलॉजी मीन्स बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू अलग अलग तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज इन रॉ मटेरियल की प्रेजेंस में हम प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? बहुत पहले आपने इसे स्टडी कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन बनता है, राइट एन एसे एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टूल एंड स्टडी ऑफ सिस्टमेटिक। डियर स्टूडेंट, वो कौन से टूल्स हैं या एसेसरी मटेरियल है जिससे हमारी सिस्टमेटिक्स या क्लासिफिकेशन की स्टडी सिंपल हो जाती है? तो पहला है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर नॉन लिविंग के स्पेसिमेन या एनिमल्स के मॉडल एग्जीबिशन के लिए या एसटीडी पर्पज़ के लिए क्या किए जाते हैं? कंजर्व किए जाते हैं। यह जो नॉन लिविंग के स्पेसिमेन या मॉडल प्रिपेयर
किए जाते हैं वो डिफरेंट लोकेशन से, डिफरेंट पोजीशंस या डाइवर्सिफाइड एटमॉस्फेयर से उनको कलेक्ट किया जाता है और ये हमारी क्लासिफिकेशन में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। सेकंड नाम आता है जूलॉजिकल पार्क का। मीन्स जूलॉजिकल पार्क ऐसे नेचुरल एरिया होते हैं जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को, नेचुरल रेमंड को या इंडेंजर्ड या थ्रेटेंड स्पीसीज़ को उनको शेल्टर प्रोवाइड कराया जाता है, उनको फूड प्रोवाइड कराया जाता है ताकि वो सरवाइव हो सकें, रिप्रोडक्शन कर सकें और उन्हें कंजर्व किया जा सके ताकि हम क्लासिफिकेशन को प्रॉपरली स्टडी कर सकें। फिर नाम आता है टूल्स में बॉटेनिकल गार्डन का। बॉटेनिकल गार्डन का टैक्सोनॉमी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। हम बॉटेनिकल गार्डन का यूज स्पीसीज़ के आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन पे करते हैं। बॉटेनिकल गार्डन एक नेचुरल प्लेस होता है जहाँ पर डिफरेंट फैमिलीज़ के मेंबर को उनके क्लासिफिकेशंस के आधार पर उस गार्डन पर ग्रो कराया जाता है ताकि उनकी प्रॉपर स्टडी हो सके। जैसे नेशनल बॉटेनिकल गार्डन लखनऊ। नेशनल बॉटेनिकल गार्डन लखनऊ फेमस सिकंदरा बाग में है। इसका एरिया लगभग 75 हेक्टेयर है। ये बैंक ऑफ गोमती रिवर पर सिचुएटेड है। इसके साथ लगा हुआ एक म्यूज़ियम है जहाँ पर और हायर और लोअर प्लांट्स को क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। सेकंड है लॉयड बॉटेनिकल गार्डन, दार्जिलिंग इंडिया में ही है। ये दार्जिलिंग बंगाल में सिचुएटेड है। लगभग 14 हेक्टेयर में ये डेवलप है। इसके लगभग 20 डिवीजन्स और एज अबाउट 1500 ट्रॉपिकल प्लांट और 13 कंट्रीज़ के प्लांट को यहाँ पर क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट नाम आता है रॉयल बॉटेनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता का। ये गार्डन शिवपुर नियर कोलकाता पर के पास सिचुएटेड है। यहाँ इस गार्डन में लगभग 1500 प्लांट्स को ग्रो अप कराया गया है। कुछ और भी गार्डन हैं जैसे गवर्नमेंट गार्डन शिलोंग, गवर्नमेंट गार्डन मसूरी, गवर्नमेंट गार्डन नैनीताल, गवर्नमेंट गार्डन शिमला, शालीमार गार्डन श्रीनगर, लाल बाग गार्डन बेंगलुरु। इस तरह से अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग गार्डन जो कि सिस्टमेटिक के स्टडी करते हैं उनको यहाँ पर सिचुएटेड किया गया है। लास्ट टूल्स का नाम आता है हर्बेरियम। डियर स्टूडेंट, हर्बेरियम प्लांट और का एक ऐसा कलेक्शन होता है जहाँ पर प्लांट या प्लांट के किसी एक पार्ट को ड्राई करके प्रेस करके सिस्टमेटिकली अरेंज किया जाता है क्लासिफिकेशन के बेस पर ताकि फ्यूचर में डिफरेंट तरह से उसकी स्टडी किया जा सके। हम हर्बेरियम प्रिपेयर करने के लिए कलेक्शन साइट पर जाते हैं। वहाँ पर्टिकुलर मेथड को के थ्रू हम प्लांट और एनिमल्स को कलेक्ट करते हैं, उनकी मोल्टिंग करते हैं, लेबलिंग करते हैं। साथ में हम हर्बेरियम सीट भरकर उन्हें अकॉर्डिंग टू किसके क्लासिफिकेशन के क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। ये थे। फिर अगला नाम आता है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस के द्वारा प्रपोज किया गया। कैरोलस लिनियस के द्वारा प्रपोज किया गया। इनके अकॉर्ड मानना ये था कि स्पीसीज़ का नाम बाई मीन्स टू, नॉमिनल मीन्स टू नेम से मिलकर बना होना चाहिए। पहला नेम जीनस और सेकंड नेम स्पीसीज़ को शो करेगा। जीनस कैपिटल लेटर में और स्पीसीज़ या सब स्पीसीज़ स्मॉल लेटर में मेंशन की जाएगी। मीन्स जैसे हमारा नाम है होमो सैपियंस, सैपियंस मीन्स होमो हमारा जीनस है, सैपियंस हमारी स्पीसीज़ है। डियर स्टूडेंट, लाइनस ने अपनी फेमस बुक में एज अबाउट 7300 प्लांट को क्लासीफाई किया। किस आधार पर क्लासीफाई किया था? तो उन्होंने सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेस पर उन्होंने इसे क्लासीफाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे हमने अभी डिस्कस किया। आफ्टर दैट, व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम? डिस्क्राइब द टू किंगडम क्लासिफिकेशन, their merit and demerits. Discuss the 5 kingdom classification, their merits and demerits. After that, 3 domains of life, their characteristics.
डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे एरिस्टोटल्स हो गए, लाइनियस हो गए, जॉन रे हो गए, गैस्पर्ड वाहिन हो गए, इन लोगों की फेमस उन एडिशन का या उन बुक्स का भी नाम लर्न करना है जिसमें उन्होंने उस पर्टिकुलर वर्क या उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट या उस अरेंजमेंट को वहाँ पर उन्होंने क्लासीफाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेथेनोजेंस, हेलोफिल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया, एक क्वेश्चन और यहाँ पर ऐड होगा, सिमिलरिटी बिटवीन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, डिससिमिलरिटीज बिटवीन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, मीन्स बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और कौन कौन सी डिससिमिलरिटीज़ हैं। आफ्टर दैट अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको करना है, जिसमें आप यदि स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आउटर मोस्ट सरफेस कैप्सूल, आफ्टर दैट सेल वॉल, आफ्टर दैट सेल मेम्ब्रेन, आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म, देन न्यूक्लियस एंड देन प्लाज्मिड। आपने डायग्राम के साथ इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। फिर आता है नाम मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर नेम को मेंशन करना है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें। लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, वो है बैक्टीरिया आर आवर फ्रेंड्स एंड फो। बैक्टीरिया हमारे दोस्त भी हैं और हमारे एनिमी भी, मीन्स ये हमारे बेल विशर भी हैं और हमारे ज्वेलर्स भी, मीन्स ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी। जब आप इनको डिस्क्राइब करेंगे तो बैक्टीरिया का इम्पॉर्टेंट रोल, यूज़फुल रोल नाइट्रोजन फिक्सेशन में, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने में, डेयरी इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, अल्कोहल और एसीटोन इंडस्ट्री, टी इंडस्ट्री, टोबैको इंडस्ट्री, रेटिंग ऑफ प्लांट फाइबर, मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक, मैन्युफैक्चर ऑफ विटामिन्स, मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट ड्रग्स, decomposer and decay, and also the symbiotic nature of bacteria। इन पॉइंट्स पर आप इसके इम्पोर्टेंस को विथ एग्जाम्पल प्रूव करेंगे। जब आपका ये प्रूव हो जाएगा तब आप प्लांट में, एनिमल्स में या ह्यूमन में डिफरेंट टाइप की डिसीज़ इन बैक्टीरिया द्वारा काज की जाती है, आप उस पर्टिकुलर डिसीज़ का नाम, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम मेंशन करते हुए इसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक को, इसके डीमेरिट्स को यहाँ पर आप क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। लास्ट में क्वेश्चन बचता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया किस तरह से बैक्टीरिया से सिमिलरिटी शो करता है और किस तरह डिससिमिलरिटी शो करता है, इस क्वेश्चंस को भी आप यहाँ पर इम्पोर्टेंस देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।